नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उन्नाव की खबर से, जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्रांति रथ यात्रा के लिए पहुंचे। आज से उन्होंने यहां पर नाव अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। वहीं अखिलेश ने भारत समाचार से खास बातचीत में कहा कि 22 में बदलाव आएगा, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। सपा मुखिया अखिलेश जी आज उन्नाव की यात्रा पर हैं। यहाँ पर मूर्ति का भी अनाउंस किया। सर, आज उन्नाव आए हैं, क्या मकसद था उन्नाव का और क्रांति रथ की शुरुआत करी? यहाँ से रहे बहुत ही बड़े नेता जिन्होंने लगातार गरीबों के लिए काम किया, पिछड़ों को एक करने की कोशिश की। पूर्व सांसद, पूर्व में रहे मंत्री मनोहर लाल जी के आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है और पार्टी के बहुत सारे शुभचिंतक लोग और इनका परिवार आज से नहीं, समाजवादी पार्टी से और समाजवादी विचारधारा से पुराना जुड़ा हुआ परिवार है। आज उनके कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। सर, 22 की यात्रा आज से मानी जा रही है कि क्रांति रथ से शुरुआत कर दी है, किस तरीके की तैयारी रहेगी? 22 के लिए समय बहुत कम बचा है। जनता को निराश किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज तक जितने वादे किए वो वादे पूरे के पूरे सपने हैं। अपना खुद का बनाया हुआ संकल्प पत्र उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। किसानों को आय दोगुनी का वादा करके आय कम कर दी किसानों की। जो बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां नहीं हैं, ये तमाम सवाल हैं। ये सब वर्ग मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी आने वाले चुनाव में। केंद्र सरकार के सत्र में आप शामिल हुए थे। सत्र में कहा गया पीएम द्वारा कि कोविड में प्रदेशों में मौत ही नहीं हुई। आंकड़े आपने देखे, मैंने खुद जाकर के गंगा के किनारे दिखाए लाशों के ढेर। ये जिला उन्नाव वो है जहाँ पर बड़े पैमाने पर गाजीपुर, बनारस, बक्सर के बाद सबसे ज़्यादा लाशें दिखाई दी थी। लोगों को अंत्येष्टि करने का मौका नहीं मिल पाया। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और उसकी पूरी जिम्मेदारी, लापरवाही अगर किसी ने की थी सरकार ने। जिस समय जनता को सरकार की ज़रूरत थी उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया था। इतना दुख, तकलीफ और परेशानी का सामना जनता को कभी नहीं करना पड़ा होगा जितना कोविड के समय पे किया। न जनता को बिस्तर मिला, न बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन दे पाए और सांसें छीन ली ऑक्सीजन न दे करके। तो आज सरकार की नाकामी जनता के बीच में है और कोविड में पूरी तरीके से असफल हुए हैं। आने वाले समय में ये बीमारी किस रूप में आएगी उसकी भी अभी सरकार ने नहीं तैयारी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, लगातार जनता को गुमराह करने वाली पार्टी है। इस बार जनता इनका सफाया करेगी। जासूसी कांड में सीएम कह रहे हैं कि विपक्ष जो है नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जो जासूसी करने वाले लोग हैं वो वही हैं जो सत्ता में हैं। आखिरकार उन्हें खतरा क्या है? जब जनता ने बहुमत दिया उनको, लोकसभा में सांसद जीत दिए, विधानसभा में इतने बड़े पैमाने पे विधायक जीत करके गए, आखिरकार नीचे कर लो यार। अरे मेरा लाइव जा रहा है यार, लाइव जा रहा है। सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तुम और आगे बीच में। एडवोकेट राम कुमार जी, हरीश भाई, बड़ी संख्या में हरीश भाई, पार्टी के नेता हैं। अरे हटवाओ जरा। राज्यसभा के सांसद विशंबर निषाद जी, पूर्व सांसद अनु टंडन जी, मंच पर उपस्थित पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के पंकज, ये पंकज क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। पूर्व विधायक उदयराज जी, पूर्व मंत्री विधायक सुधीर रावत जी, ले लो सुनील साजन, पूर्व विधायक बदरू खान साहब, कृपा शंकर सिंह जी, सुंदरलाल कुरील जी, हमारे बहुत ही समाजवादी पार्टी के पुराने नेता किरणपाल कश्यप जी, पार्टी के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी, सुरेश पाल जी और बहुत सारे हमारे समाजवादी साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हरीश कुमार जी जो हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, उपस्थित सभी समाजवादी साथी, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों
और यहाँ पर उपस्थित सभी समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले राम कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके बुलाने में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि ये कार्यक्रम रैली के रूप में होना था, लेकिन जिस तरह के बीमारी की वजह से प्रोटोकॉल है, उसके कारण हम लोग बड़ी लंबे हो, एक तो तुम वैसे गुस्से चले आ रहे हो और बड़ी सभा का आयोजन नहीं हो पाया है। देखा नहीं था, लेकिन हमें उम्मीद है, कोई दिक्कत है क्या? उन्नाव के हमें तमाम साथियों पर भरोसा है। तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट जिस तरीके से अभी स्वागत किया है लगातार, जैसे उन्नाव की सीमा पर मुख्यमंत्री बनने के लायक हो। जब कभी ये प्रोटोकॉल जगह नहीं ले सकते, लाखों लाख की एक सभा यहाँ पर होगी। हम समाजवादियों को प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। हम समाजवादियों को कोई प्रशासन से शिकायत नहीं है, और शिकायत इसलिए नहीं है कि अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जिला पंचायत और ब्लॉक कुंडली का चुनाव देख लिया है। जिस ईमानदारी से उन्होंने चुनाव कराया, पूरा देश और दुनिया ने देखा। इसलिए हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। किसने नहीं देखा कि अभी जिला पंचायत के चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव, और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही पहुंच गए कि महिलाओं के कपड़े तक छीन लिए होते। इसलिए हम समाजवादियों को कोई शिकायत प्रशासन से नहीं। हमें तो शिकायत तो उस पत्रकार से है, वो हमसे मिल नहीं पाया है। हम उस पत्रकार साथी से कहेंगे हमसे जरूर मिलना तुम बहुत बहादुर हो, और इतने बहादुर हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ अपमान का व्यवहार किया, अपमानित किया, लेकिन तुमने अपनी खबरों से उन्हें झुका दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हालांकि परमिशन जो हमें मिली थी, जो 50 लोगों की मिली थी, अब 50 लोग तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 50 लोगों की परमिशन मिली। हमारी सुरक्षा में जो लोग हैं वो 50 हैं, प्रशासन ने जो भेजे हैं वो 100 हैं भैया, और जो हमारे इसको कहो यार, क्या इन्हीं ले पत्रकार हैं, क्योंकि अखबार में भी लिखना है, क्या कर रहे हैं? प्रिंट मीडिया के अलग हैं, लाइव जा रहा है, अलग है, डिजिटल का जमाना है, डिजिटल बंद कर दे अलग है। लाइव बंद कर दे फिर। तो वो लोग तुम जो स्टेज पे जाके करो ना क्या फिर, और कुछ लोग वैसे बोलो जैसे कह रहे हैं। इसकी वजह से बता रहे लाइव जा रहा, फिर भी नहीं समझ आ प्रोटोकॉल रही। अगर कहीं टूट रहा है तो उसका जिम्मेदार हम समाजवादी लोग कोई नहीं है, उसके जिम्मेदार प्रशासन के लोग। आज हम मनोहर लाल जी को याद कर रहे हैं। देखो तुम यार, ये देखो उनका योगदान यहाँ हाथ के है एकदम तमाम यार। समाजवादी लोग जानते हैं। उन्होंने जीवन भर अपने कमजोर लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। जो कमजोर लोग हैं, जिनको सम्मान नहीं मिलता, मुख्य धारा में खड़े नहीं हो सकते, कम से कम संविधान ने जो दी थी हमें हक और सम्मान के अधिकार, उन अधिकारों के लिए मनोहर लाल जी ने अपने जीवन भर संघर्ष किया, और न केवल गरीब कमजोर लोगों को दिलाने का काम किया, वही न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। उन्हीं के संघर्ष की वजह से तमाम आज गरीब, कमजोर लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आज कहीं न कहीं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, और हमें भरोसा है उनका परिवार लगातार समाजवादियों के साथ जुड़ा है। मनोहर लाल जी अपने जीवन में सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा करके जो पॉलिटिकल काबिलियत होती है उनके बेटे दीपक ने आगे बढ़ाया। उनके साथ हमें भी सांसद रहने का मौका मिला। हम भी जब पहली बार चुन करके गए थे तो दीपक हमारे साथ थे सांसद। आज वो हमारे बीच नहीं है,
उनके परिवार ने बहुत सदस्यों को खोया है। उनकी पत्नी मनीषा दीपक, वो भी हमसे आपसे कोरोना की वजह से बिछड़ गई। इनके परिवार में अधिकारी से लेकर के बहुत लोगों की जान चली गई और केवल उनकी जान तो गई, लेकिन बड़ी संख्या में गरीब जिनको इलाज नहीं मिल पाया उनकी भी जान चली गई। हमें याद है हमारी पार्टी का पूरा काम जो संभालते थे SRS यादव, वो भी चले गए। ये चल रहा है अब बीच लेकिन जिस समय पहली हमको भी अपने यहाँ भेजना ये भाई थी, लेकिन हमारा डायरेक्ट रिले हो रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा हमारा। आप बात उस समय उन्हें मीडिया बीमारी का सामने तो कोई बार वाला समझेगा। अभी तो किनारे चले गए। भाई आपको थोड़ा तेज चिल्लाना चाहिए। और समाचार इसमें डायरेक्ट इनका मोबाइल हमारे हटा रही है, गंगा के किनारे लाश वो भी चेहरे पे भी आ जा रहा अब हम आ गए यहाँ बात करता हूँ। हम ही लंबे थे। है। लंबाई इतनी ज्यादा ऊपर वाली दे दी है कि ज्ञान राजा भैया के लिए बना रहे थे और किसी के लिए नहीं बना रहे। और आज जब हम राज्यसभा की कार्रवाई को सुनते हैं, देखते हैं, देख रहे पूरे में तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कोरोना से और ऑक्सीजन के न रहने से किसी की जान नहीं गई। लाइव ना हो कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता? कोई बात नहीं, अब किसी से कुछ हम कहना किसी और से ले लेते। हमने आपने न जाने कितने कोई नहीं, लोगों की आपने जब जान कहा था जाते तो उधर देखे। चले गए थे ना किनारे। नहीं नहीं, वो अमित भाई से और जब अमित भाई उसी जगह खड़े होकर दूसरी बना रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आपको याद होगा ये सरकार समय न है, बेड दिला हम पाई, विवाद नहीं करने हैं, हम अपना काम न कर रहे हैं। ऑक्सीजन हाँ, दिला वही बात। पाई, न दवाई दिला पाई। अगर कोई इलाज के लिए जाना चाहता था अस्पताल में कोई इंतजाम दिला पाई, नहीं नहीं, अपना और लाख लोगों की जान चली गई। अगर कोई जिम्मेदार है जिसकी वजह से कोरोना में जाने गई हैं, तो वो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही थी, उनके साथ नहीं खड़ी थी सरकार। गरीबों को अनाज छोड़ करके चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी। जिस समय सबसे ज्यादा गरीबों को जरूरत थी सरकार की, जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी सरकार से, उस समय सरकार ने हमें और आपको हाथ छोड़ने का काम किया। हम उन तमाम समाजवादियों का धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कोविड के समय में मदद करने का काम किया। जहाँ जैसा संसाधन था, जहाँ जैसा इंतजाम कर सकते थे समाजवादी लोग, हम उन तमाम समाजवादी कार्यकर्ता नेताओं को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जिन्होंने उस परेशानी के समय में गरीबों के साथ खड़े होकर के उनके खाने पीने का जो कुछ इंतजाम कर सकते थे वो इंतजाम करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ थी? समाजवादियों ने एम्बुलेंस न चलाई होती तो शायद एम्बुलेंस नहीं मिलती। एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। जो सबसे सस्ती दवा थी, पैरासीटामोल, या जो और बीमारी के समय मदद कर रही थी दवाइयाँ, भैया के लिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन दवाइयों को भी उपलब्ध नहीं करा पाई। उपलब्ध कराना तो दूर, ब्लैक में बिकती रही दवाइयाँ। दिए गए हैं। कौन जिम्मेदार था उसके लिए? वही धक्का मुक्की में 3000 रुपए। अगर कोई जिम्मेदार था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। यही वजह और आज कहने की ऑक्सीजन की वजह से नहीं जान गई। अगर जान गई है, लोग तड़प तड़प कर मरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है जो ऑक्सीजन जैसी चीज को उपलब्ध नहीं करा पाए। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सांस की, उस समय अगर सांस को छीनने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नाकाम दिखाई दी, उसमें जान उसकी वजह से जान, आम जनता की तो यही है जान। अब तो आंकड़े भी नहीं बता रहे। इनसे अगर कोई आंकड़ा जानना चाहे तो बताओ, आंकड़ा बताएंगे ये लोग। और याद रखना, हम इसलिए कहना चाहते हैं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी कभी सही आंकड़े नहीं बताएगी कि कितने लोगों की जान गई, क्योंकि वो जानती है कि अगर सही जानकारी मिल जाएगी तो कोर्ट ने भी कहा है, तमाम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने भी माना कि जिनकी इस वैश्विक महामारी में जान गई है उनकी मदद करने का काम सरकार करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 4 लाख की मदद होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आंकड़े सामने आए। कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी? कोविड के समय प्रोग्राम के लिए और जब मदद करने का समय था तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगी हुई। इसलिए साथियों, अभी चुनाव भी आने वाला है।
2022 का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है ही है, लेकिन किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों के भविष्य का भी चुनाव है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अगर इनका संकल्प पत्र पलटोगे पहले पन्ने पे दिखाई देगा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ तो जितने लोग खड़े हैं सब किसान हैं या खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके पास खेत ना हो। यहाँ पर नौजवान जितने खड़े हैं इनके घर परिवार के लोग छोटे मोटे खेत हैं, खेती बाड़ी है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कौन सी पैदावार की उन्होंने आय दोगुनी की? कोई है पैदावार जिसकी आय दोगुनी हो गई? किसान के लिए इन्होंने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, लेकिन कभी आकलन करना, हिसाब किताब लगाना, हिसाब किताब लगाओगे अगर आप इस महंगाई में जिस तरीके से डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ गई, बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है या और चीजें महंगी हो गई जीएसटी की वजह से, तो अगर आप आकलन करोगे तो किसान की आमदनी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय बढ़ाना चाहती है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाहिए कि किसानों की आज आय क्या है। आज आय किसान की घट गई, बढ़ी नहीं है। जहाँ किसान बर्बाद हो गया वहीं हमारा नौजवान भी खाली हाथ आ गया। नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी अपील करूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी रही तो इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, न नौकरी मिलेगी न रोजगारी मिलेगी। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा कि लाखों लाख नौजवानों को नौकरी दे देंगे, 70 लाख लोगों को वादा किया था कि नौकरी दे देंगे। यही देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था उस समय लॉकडाउन के समय पर, भी बड़ा संघर्ष है कि हमने 1 करोड़ नौकरी दे दी। अगर उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नौकरी दी गई होंगी उस समय या 70 लाख लग गई होंगी तो कम से कम उन्नाव में तो कुछ लोगों की नौकरी लग गई होगी। बताओ नौजवान साथी, उन्नाव पे हुआ नौकरी तो दूर, महंगाई बढ़ा दी, डीजल, पेट्रोल और रसोई के गैस के जो सिलेंडर मुफ्त में मिले थे, अब महंगाई इतनी होगी कोई अपना गैस का सिलेंडर भरा नहीं सकता। महंगाई कौन बढ़ा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? और लगातार इन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके कार्यक्रम किए थे, कहा था इन्वेस्टमेंट आएगा, हम उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लगा देंगे, कारखाने लगा देंगे। अब तो 4.5 साल हो गए, 4.5 साल पूरे हो गए, कितने कारखाने लगाए हैं और कितने इन्वेस्टमेंट आया है? इन्वेस्टमेंट कितना आया है? बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके जो आयोजन हुआ था, महंगाई बढ़ा दी, किसान की आय छीन ली और नौजवान तुम्हारे हाथ से नौकरी और रोजगार सब छीन लिया। और ऐसा लॉकडाउन में ऐसी बीमारी आई कि बताओ पढ़ाई बच्चों की चौपट होगी कि नहीं होगी? पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। और जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं थी, जो कुछ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी वो समाजवादी सरकार की थी। समाजवादियों ने जो काम किया था वही कोरोना में काम आया, वही कोविड में काम आया। इनकी सरकार के बनाए हुए अस्पताल नहीं थे, इनकी सरकार का बनाया हुआ अस्पताल नहीं था जिसमें इलाज हुआ। अगर कहीं गरीबों का इलाज हुआ था तो समाजवादी सरकार के बनाए हुए अस्पतालों में इलाज हुआ। वही समाजवादी सरकार की दी हुई एम्बुलेंस, उसी से मदद करने का काम गरीबों का किया गया। इसलिए आज हम इसलिए बहुत सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। उन्नाव के लोग आप बहुत समझदार लोग हैं। ये चंद्रशेखर आजाद की भी धरती और निराला जी की भी धरती है।
बहुत पुराना इतिहास मिला है उन्नाव का। ये भी भ्रमित है। ये तमाम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी लोग यहाँ से पैदा पैदा हुए हुए ना यहाँ रहे। मध्य प्रदेश और जहाँ पर मनोहर लाल जी जैसे लोगों ने लगातार लोगों को शायद जागरूक माँ का किया, नाम निहाल था यहाँ। एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। वो भी जानते तो वहाँ के लोग भूलना नहीं, अंग्रेजों से जो भाग के यहाँ आपके रहे साथ थे शायद। अन्याय हुआ, जो आपके साथ धोखा हुआ, अंग्रेजों से भाग के यहाँ रुके थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पहले दूसरे मुद्दे लाते हैं। जब से बना दी सर न जाने कौन सी दिशा में ले जाने का काम करेंगे। अभी मैं लोकसभा में सुन रहा था, कहा कि जो मंत्रिमंडल बना है वो पिछड़े और दलितों का मंत्रिमंडल बना है। हमारे पिछड़े भाइयों दलित भाइयों बताओ, मंत्रिमंडल से कौन लाभ मिलेगा? मंत्रिमंडल से कोई लाभ होता है किसी को? अरे फालतू मोबाइल हटा लो। कहा कि मंत्रिमंडल गठन हो गया है, मंत्रिमंडल बन गया है। वीडियो कॉलिंग हो रही है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं जो संविधान में हमें हक और सम्मान देने का काम किया था। अपनी मम्मी का दिखा। हाँ बताओ उससे छेड़खानी हो रही है कितनी हो रही है? और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, उन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। जातिवाद उनका एक ही संविधान है, ठोको संविधान। उन्हें संविधान की परवाह नहीं है। समाजवादी लोग थे तो लैपटॉप बांट रहे थे, और यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं सब जानते होंगे किसी न किसी को उनके गांव में समाजवादी सरकार ने लैपटॉप मिला। और हो सकता है यहाँ भी कोई नौजवान हो जिसके परिवार में लैपटॉप मिला रहा हो। ये सही हाथ उठाना, गड़बड़ हाथ मत उठाना। और वादा तो इन्होंने भी किया था कि लैपटॉप देंगे। अरे वो खुदा कह रहे हैं तो नहीं अरे आप उठा लें कभी सोचो क्यों नहीं दिया इन्होंने लैपटॉप? समाजवादी सरकार थी तो गरीबों को, जो गांव में रहने वाले बच्चे थे, उन्हें लैपटॉप देने का काम किया था। कम से कम वो पढ़ाई लिखाई में आगे आ जाए, मेहनत कर करके सीख करके अपने आगे बढ़ जाए। लेकिन उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे। और हमारे मुख्यमंत्री ने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटे क्योंकि लैपटॉप को चलाना नहीं जानते, और अगर चलाना जानते होते तो शायद लैपटॉप बांटते। उन्हें क्या आता है वो नहीं बताऊंगा मैं। इसलिए सवाल ये है कि बताओ, कोरोना में, कोविड में, इस समय जब लॉकडाउन था, उस समय अगर कोई मददगार साबित हुआ, अगर कहीं आप पढ़ने लिखने में या कोई मदद पहुंची, तो वो आपके मोबाइल ने मदद की या वही समाजवादी सरकार ने दिया हुआ लैपटॉप, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। समाजवादी सरकार बनेगी तो इसी तरह की व्यवस्था गरीबों के लिए पुनः लागू करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए आज तो ये छोटा कार्यक्रम है 50 लोगों का। 50 लोगों का कार्यक्रम है क्योंकि अनुमति इतनी की मिली थी, इसलिए 50 लोगों को ही हम बुला पाए। अगली बार जब अनुमति मिलेगी तो लाखों लाख लोगों को बुला करके हम अपनी बातें कहेंगे। लेकिन याद रखना, ये बीजेपी के वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। बताओ, जो राज्यसभा में झूठ बोलते हैं, लोकसभा में झूठ बोलते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? कौन भरोसा करेगा कि बिना ऑक्सीजन के जान चली गई? बिना ऑक्सीजन दिए जान गई कि नहीं गई? भारतीय जनता पार्टी ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और क्या जवाब दे रहे हैं राज्यसभा में कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। इसलिए हम आपसे अपील भी करना चाहते हैं, निवेदन भी करना चाहते हैं, सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये वेशभूषा बदल के आ जाते हैं, ये रंग बदल के आते हैं, और हमें और आपको गुमराह कर करके वोट लेकर के चले जाते हैं। जनता ने इतना समर्थन किसी दल को नहीं किया। अगर हम वोट देखें तो लगभग 56% से ज्यादा जनता ने उनके समर्थन किया। 56%। आजादी के बाद इतना समर्थन किसी दल को नहीं मिला। आज सब कुछ उनका है, विधायक उनके, सांसद उनके, मुख्यमंत्री उनकी, सरकार उनकी, डीएम उनका, एसपी उनका, सब कुछ उनका।
सब कुछ उनका, और उसके बाद भी बताओ जासूसी कर रहे हैं, सब कुछ उनका। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ उनका, और उसके बाद भी जासूसी कर रहे हैं। आखिरकार जासूसी की क्या जरूरत थी? और याद रखना, दुनिया में जहां कहीं भी किसी सरकार ने जासूसी की होगी, वो सरकारें चली गई। वो सरकारें नहीं बचती जो जासूसी करती हैं। वो जासूसी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है, उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है, इसलिए जासूसी कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जासूसी कराई है, उनकी सरकार ने जासूसी कराई है, तो ये अपराध किया है। जो दूसरे लोग कहते हैं राष्ट्र विरोधी हैं, जासूसी करना सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे देश को कमजोर कर दिया। सोचो दुनिया में हमारी क्या पहचान बची होगी? क्या हमारी सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, वो हमारी आपकी जासूसी कर रही है? अगर जासूसी करनी थी उनकी करते, मोबाइल वालों की, सबकी जासूसी। और याद रखना, हो सकता है तुम्हारी भी जासूसी हो रही हो। ये जो पत्रकार साथी हैं, इनकी भी जासूसी हो रही है। हम तो वोट से हराना चाहते हैं, इसलिए हमारी जासूसी हो रही है। लेकिन पत्रकार साथियों की जासूसी क्यों हो रही? उद्योगपतियों की जासूसी क्यों हो रही? और उद्योगपतियों की जासूसी करके क्या हो रहा है? तो उद्योगपति सब उनके हैं। क्या हमें और आपको नहीं पता? गरीबों से वोट ले लिया, अमीरों से नोट ले लिया, और जितनी भी सरकारी हमारी संस्थाएं थी जहां हमें आपको आपका सम्मान मिलता था, उन सबको बेच दिया है। अब बताओ काला धन कहां है? काला धन कहां है बताओ? जिस समय हम लोग 2014 में और 2017 में जनता को समझा रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को फंसाने का काम कर रहे थे। नोटबंदी की, बताओ नोटबंदी का क्या असर रहा? हमारे जिला पंचायत सदस्य लोग कैसे चले गए, कौन नहीं जानता इस बात को? क्या रहा नोटबंदी का बताओ? अगर जिला पंचायत सदस्यों के बाद ये जो खेल किया गया, हमारे पत्रकार। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें।